हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मिंट टॉक इंडिया। हम पढ़ रहे हैं आपके NCERT क्लास 6th साइंस का चैप्टर नंबर 10 मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस एंड दिस इज पार्ट 1 वीडियो, जिसमें हम स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड मेजरिंग टूल्स एंड नॉन स्टैंडर्ड मेजरिंग टूल्स को और डिटेल में समझेंगे, लेंथ मेजर करने वाले कुछ यूनिट्स का कन्वर्जन देखेंगे एंड वी विल ऑल्सो सी व्हाट आर द करेक्ट मेथड्स टू टेक सम मेजरमेंट्स। इस चैप्टर के बाकी सभी पार्ट्स के वीडियो लिंक्स आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, या फिर आप क्लास 6th साइंस का प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं मिंट टॉक इंडिया चैनल में। बट बिफोर वी स्टार्ट टुडेज क्लास, हियर इज अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट मी। सो लेट अस स्टार्ट टुडेज क्लास। आज हम चैप्टर 10 मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे लिए चैप्टर के टाइटल का मीनिंग जानना बहुत ज़रूरी है। मोशन का मतलब होता है हिलना, टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस और टू चेंज समथिंग, सम पोजिशन, समबडीज पोजिशन, सम ऑब्जेक्ट्स पोजिशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। और कोई भी चीज़ एक जगह से दूसरी जगह जब जाएगी तो उस जाने के बीच में हम कितना टाइम लगा रहे हैं, कौन से चीज़ में बैठ के वहाँ से हिलेंगे, वो जगह कितनी दूर है। इसीलिए हमारे लिए मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस पढ़ना भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी तो साइंस इतना डेवलप हो गया है कि ह्यूमन काइंड मून तक पहुंच गया है, लेकिन शुरू से ही ऐसा नहीं था। आपने स्टोन एज पीपल के बारे में पढ़ा है अपनी हिस्ट्री में। इवन दे ऑल्सो नीडेड टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड, क्योंकि उनके पास दुकान तो होते नहीं थे, फ्रिज होते नहीं थे। उन्हें अपने खाने के लिए, अपने सेफ्टी के लिए, ताकि कोई जंगली जानवर उन्हें खा लाने, उन्हें भी मूव करना पड़ता था एक जगह से दूसरे जगह। और वो कैसे करते थे? उस टाइम तो कार बस स्कूटर होता नहीं था, ज़्यादातर दे यूज टू मूव ऑन देयर फुट ओनली। और अगर चलते चलते रास्ते में पानी आ जाए तो या तो उन्हें स्विम करना पड़ता था, नहीं तो लॉग्स ऑफ वुड यूज करते थे एज अ बोट। दैट इज, एक बड़े से लकड़ी के टुकड़े को बीच में से वो अपने स्टोन टूल्स के जरिए खोखला करते थे, हॉलो बनाते थे, और फिर उसमें बैठ के वो पानी में ट्रैवल किया करते थे। और अगर अपने साथ कुछ खाना वगैरह, फल इत्यादि अगर उन्हें कैरी करना होता था तो वो उन्हें अपने पीठ पे लाद के ही चलना पड़ता था। देन लेटर ऑन जब उन्होंने एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना शुरू किया, डोंकी, काऊ, गोट एक्सेट्रा, तो उनके पीठ पे वो सामान लग के ट्रांसपोर्टेशन शुरू कर दिया उन्होंने। और उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेंशन हुआ, दैट इज द व्हील्स, पहिए का इन्वेंशन। किसी भी प्लेन चीज को अगर हम खाली ही ऐसे पुल करने की कोशिश करते हैं तो वो बहुत दिक्कत होती है, टाइट फील होता है। लेकिन उसी चीज के नीचे अगर हम एक पहिया रख दें और फिर पुल करने की कोशिश करें, कितना आसान हो जाता है ना, क्योंकि पहिया रोल करता है। और इसी इन्वेंशन की वजह से ये लाइफ इतना इजी हो गया। फिर इंसानों ने एनिमल्स का यूज़ किया अलग अलग तरीके के वैगन्स बनाने के लिए, घोड़ा गाड़ी, बैल गाड़ी, कैमल कार्ट, डोंकी कार्ट, एंड आफ्टर thousands of years and improvement in the wheels, life became very easy to move from one place to another place. तो इतना सब कुछ हुआ 19th सेंचुरी के पहले पहले, जब लोग एनिमल्स का यूज़ करते थे, वुडन लॉग्स का यूज़ करते थे बोट्स बनाने के लिए, और फिर धीरे धीरे उनको कार्व करके एक प्रॉपर बोट के शेप का कुछ बनाया गया जिसे हम शिप बोलने लगे। व्हील्स तो बन ही गए थे, फिर धीरे धीरे और साइंस डेवलप होता गया, इन्वेंशंस होते गए। स्टीम इंजन का इन्वेंशन हुआ, यानी कि ट्रेन बना तो रेलवे की पटरी भी बनी। स्टीम इंजन में चढ़ के लोग और बहुत सारा माल, गुड्स एक जगह से दूसरे जगह तक बड़ी ही आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जाने लगा। और उसके बाद जब धीरे धीरे करके रोड और ज़्यादा डेवलप होते गए, तब जाके ऑटोमोबाइल्स इन्वेंट हुए, जैसे कार, ट्रक, बसेस, मोटराइज्ड बोट्स, ऐसे बोट्स जिसमें मोटर लगे हुए होते हैं, उन सभी का धीरे धीरे करके 1 by 1 इन्वेंट हुआ। ये सभी चीज़ें धीरे धीरे करके 1 by 1 इन्वेंट हुए। द अर्ली ईयर्स ऑफ 1900 saw the development of aeroplanes, the fastest means of transport, and after that electric trains, monorails, supersonic aeroplanes, spacecraft, ये सभी 20th century में इन्वेंट हुए। So in our figure 10.1 we have different modes of transport like the bicycle, aeroplane, ship, bus, bullock cart and railways। अगर इन सब चीज़ों को हमें करेक्ट ऑर्डर में फ्रॉम द अर्लीस्ट
टू द लेटेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के हिसाब से लगाना हो तो हम कैसे लगाएंगे? सबसे पहले व्हील्स बना, देन एनिमल्स का यूज करके हम ट्रांसपोर्ट करने लगे, साइकिल भी उसके साथ साथ ही बना, देन केम द रेलवे लाइन एंड द ऑटोमोबाइल्स लाइक द बस, स्कूल कार्ट, इंजन लगे हुए बोट भी उसी के साथ साथ इन्वेंट हुए, एंड देन द लेटेस्ट इन्वेंशन आर द एरोप्लेन्स। तो जब हम एक जगह से दूसरे जगह पे मूव कर रहे हैं, चाहे वो छोटा डिस्टेंस हो या लंबा दूर हो, हमें इस चीज़ को मेजर करना बहुत ज़रूरी है कि इन दोनों प्लेसेस के बीच में कितना गैप है। तभी तो हम डिसाइड कर पाएंगे कि हम जो ट्रैवल कर रहे हैं उसमें हम कौन से मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का यूज़ करेंगे। वी नीड टू मेजर द गैप बिटवीन टू प्लेसेस विच वी कॉल डिस्टेंस। डेफिनेशन ऑफ डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द स्पेस बिटवीन टू प्लेसेस। और तभी मेजरमेंट का कॉन्सेप्ट बाहर निकल के आया कि हमें किसी भी चीज़ में कितना दूरी है दो पॉइंट के बीच में, उस चीज़ को मेजर करना आना अच्छे से होना चाहिए। तो उस चीज़ को समझने के लिए हमारे टेक्स्ट बुक में टॉपिक है हाउ वाइड इज़ द डेस्क। आपके क्लासरूम में रखे हुए इस टेबल में एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक कितना दूरी है, कितना गैप है, ये हमें मेजर करना है। तो जैसे पहेली और बूझो के क्लासरूम में ये वाला एक्टिविटी मैम ने दिया, तो उन दोनों ने गिल्ली और डंडे का यूज़ करके इन दोनों गैप्स के बीच के डिस्टेंस को मेजर किया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर ये गिल्ली टूट जाए या फिर डंडा टूट जाए तब मेजरमेंट में डिफरेंस आ जाता है। या फिर अगर कोई बच्चा हाथ से उस चीज़ को मेजर करे, जैसे यहाँ पे टेबल का जो मेजरमेंट हमें लेना है वो अननोन है, लेकिन हमारा हाथ तो हमारे लिए नोन है। हम एक हाथ, दो हाथ, तीन हाथ और चार हाथ आंसर बोल देंगे अपनी मैम को कि हमारे डेस्क का एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट का जो गैप है वो 4 हाथों के बराबर का है। तो हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? हम मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं एक अननोन क्वांटिटी जो कि हमारा डेस्क है विथ अ नोन क्वांटिटी। मतलब हमारा हाथ, ये हमारे लिए नोन है कि हमारा हाथ कितना लंबा है। तो ये जो एक हाथ हम यूज कर रहे हैं ये नोन क्वांटिटी यूनिट कहलाता है। द नोन क्वांटिटी इज कॉल्ड एज यूनिट which we use to measure something, or we can also say that measurement means the comparison of an unknown quantity with some known quantity, and this known fixed quantity is called a unit. तो अगर हम ऐसी कैजुअली पूछे ये डेस्क कितने हाथ लंबा है, कितने यूनिट्स लंबा है, सो 1 2 3 4 यूनिट्स लंबा है हमारा डेस्क, इज विल बी आवर आंसर। सेम एक्टिविटी हमारे टेक्स्ट बुक में भी है, टेबल 10.1। वी हैव टू मेजर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ आवर क्लासरूम, जिसे मेजर करने के लिए हम अपने हाथों का यूज करेंगे। एंड द डिस्टेंस बिटवीन आवर थंब फिंगर एंड द टिप ऑफ आवर लिटिल फिंगर इज कॉल्ड एज हैंड स्पैन, जिसे आप ऑलरेडी जानते हैं। इसी तरीके के और भी मेजरमेंट्स हम अपने अदर बॉडी पार्ट्स का यूज़ करते हैं। जैसे हमारे हाथों के टिप से लेकर हमारे एल्बो तक का जो गैप होता है उसे हम क्यूबिट मेजरमेंट का गैप बोलते हैं। और उसी तरीके से जब हम अपने पैरों को स्टेप्स लगा के चलते हैं, वॉकिंग करते हैं, तो हमारे एक पैर से लेके दूसरे पैर तक के बीच का जो गैप होता है उसे हम फुट नहीं तो पेस बोलते हैं। तो उसी तरीके के यूनिट्स का यूज़ करना है आपको अपने क्लासरूम के ब्रेथ और लेंथ को मेजर करने में। तो सपोज जैसे रानी ने मेजर किया, अनु ने, राहुल ने मेजर किया, सबके मेजरमेंट्स थोड़े अलग अलग आए। सिमिलरली व्हेन यू विल मेजर द विड्थ ऑफ अ टेबल, then also you will see that the measurement will be different, and that is the problem in using measurements with our body parts. शायद कभी कभी हमारे बॉडी पार्ट्स सभी बच्चों के एक जैसे नहीं होते। डिफरेंट बॉडी पार्ट्स आर ऑफ डिफरेंट साइजेस फॉर डिफरेंट पीपल। कभी कभी अगर हम जैसे गिल्ली डंडा टाइप कोई भी सामान का यूज़ कर रहे हैं मेजर करने में, तो वो भी छोटा बड़ा मैन्युफैक्चर हो सकता है, टूट जाए तो मेजरमेंट में और दिक्कत हो जाती है। क्लासरूम और टेबल तो हम मेजर कर लेंगे, वो छोटी चीज़ है, लेकिन एक क्लास से दूसरे क्लास तक का अगर आपको डिस्टेंस मेजर करना है, स्कूल से घर तक का डिस्टेंस अगर हैंड स्पैन यूज़ करके मेजर करना है, तो ये जो लॉन्ग डिस्टेंस हुआ इसे मेजर करने में तो और दिक्कत आती है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम, जिस यूनिट का हम यूज़ कर रहे हैं कुछ भी चीज़ मेजर करने के लिए, अगर वो यूनिट ही पर्सन टू पर्सन, इंसान से इंसान तक चेंज होता रहेगा तो मेजरमेंट भी तो चेंज हो जाएगा। दैट इज़ all these things like the hand span, cubit and the pace measurement, all these things are called as non-standard
यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। स्टैंडर्ड मतलब जो फिक्स्ड रहता है, नॉन स्टैंडर्ड जो फिक्स्ड नहीं रहता, जो चेंज होता रहता है। नॉन स्टैंडर्ड आर द थिंग्स विच कीप ऑन चेंजिंग फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। स्टिल हम कई सालों से अपने बॉडी पार्ट्स का यूज करते आए हैं, जैसे क्यूबिट मेजरमेंट इजिप्ट में बहुत यूज हुआ था एंड इट वॉज एक्सेप्टेड ऑल्सो एज अ यूनिट ऑफ लेंथ इन ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। उसी तरह 1 फुट मेजरमेंट को भी एज अ यूनिट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में एक्सेप्ट किया गया था। रस्सी वगैरह को मापने के लिए आपने देखा होगा ना, अपने हाथों को स्ट्रेच करके अपने आर्म से लेके चिन तक हम लंबा सा मेजर करते हैं, इसे यार्ड कहा जाता है। इसे भी बहुत यूज किया जाता है। रोमन्स अपने पैरों के पेस का मतलब चलने के टाइम एक पैर से दूसरे पैर के बीच के डिस्टेंस पेस का भी यूज करते थे मेजर करने के लिए। इंडिया में तो इस तरीके के मेजरमेंट्स आप अभी भी देखते हैं। जब गजरा खरीदने के लिए वुमेन अपने क्यूबिट मेजरमेंट का यूज करती है, गजरा कट करती है और अपने कस्टमर्स को बेचती है। एक उंगली का मेजरमेंट, एक मुट्ठी भर जितने का मेजरमेंट आज भी यूज होता है। हाउएवर अगर गजरा छोटा बड़ा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं होता। जिस टाइप के रफ मेजरमेंट के लिए हम इस तरीके के नॉन स्टैंडर्ड थिंग्स यूज कर ही सकते हैं। लेकिन कुछ मेजरमेंट्स ऐसे होते हैं जिनके लिए हमें एग्जैक्ट मेजर चाहिए। जैसे टेलर अगर कपड़ा बना रहा है तो अगर छोटा बड़ा मेजरमेंट हो गया तो हमारे कपड़े फिट नहीं होंगे। कारपेंटर अगर कबर्ड बना रहा है तो उसका लेंथ ब्रेथ का मेजरमेंट अगर छोटा बड़ा हो गया तो पूरा स्क्वायर नहीं बनेगा, वो कुछ और ही शेप बन जाएगा। फार्मर अपने लैंड को भी मेजर करके ही पानी की व्यवस्था, पेस्टिसाइड्स वगैरह खरीदता है। अगर कम ज़्यादा मेजरमेंट हो गया तो उसके खेती के ईल्ड में प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसी तरीके के कंफ्यूजन्स को दूर करने के लिए 1790 ईयर में फ्रेंच ने इन्वेंट किया स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट, जिसे मेट्रिक सिस्टम नाम दिया गया। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग टॉपिक 10.4 स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स। स्टैंडर्ड वो चीजें होती हैं जो फिक्स्ड रहती है, दुनिया भर में कभी भी चेंज नहीं होती, एक प्रॉपर फिक्स्ड चीज होती है। द डेफिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज the unit of measurement which has a fixed value which does not change from person to person or from place to place, and that is why it is called standard यूनिट ऑफ मेजरमेंट। भले हम इंडिया से यूएसए चले जाए, यूरोप चले जाए, यूनिफॉर्मिटी मेंटेन हो, मतलब बराबर बराबर चीजें मेंटेन हो जो इंपॉर्टेंट मेजरमेंट्स होते हैं उन चीजों के लिए। इसीलिए दुनिया भर के साइंटिस्ट लोगों ने इसी चीज को स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट को एक्सेप्ट किया है और इसे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स का नाम दिया गया है, जिसका शॉर्ट फॉर्म है SI यूनिट्स। SI इसलिए क्योंकि फ्रेंच ने इसे इन्वेंट किया था और फ्रेंच में इसे सिस्टम इंटरनेशनल दी यूनिट्स कहा जाता है, इसीलिए SI यूनिट। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के डिस्टेंस को जब हम मेजर कर रहे हैं तो हम उसका लेंथ माप रहे हैं, तो लेंथ मापने का SI यूनिट है मीटर, जिसका शॉर्ट फॉर्म है छोटा m। लेंथ का SI यूनिट मीटर इसलिए है और ये हम इसीलिए याद रख सकते हैं क्योंकि बाकी जितने भी यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट है ना, उन सभी में मीटर शब्द आता ही आता है। हम कुछ प्रीफिक्सेस जोड़ के बाकी यूनिट्स बनाते हैं, जैसे MI मिली अगर हम लगा देते हैं वो बच जाता है मिलीमीटर। अगर हम CENTI प्रीफिक्स जोड़ देते हैं बन जाता है सेंटीमीटर। अगर हम KILO लगा देते हैं बन जाता है किलोमीटर। एक मीटर जितना लंबा होता है उसके अगर हम 100 इक्वल डिविजन्स कर देते हैं तो एक एक यूनिट डिवीजन सेंटीमीटर कहलाता है। दैट इज वाई 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। दिस वी हैव टू लर्न बाय हार्ट। उसी तरीके से एक मीटर के अगर हम 1000 इक्वल डिविजन्स कर देंगे ना तो एक डिवीजन जो होगा वो 1 मिलीमीटर होगा। दैट इज वाई 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। दिस ऑल्सो वी हैव टू लर्न बाय हार्ट। और जब हमें बहुत लंबे लंबे डिस्टेंसेस मापते होते हैं, डिस्टेंस बिटवीन सिटीज, देन वी यूज किलोमीटर एज आवर मेजरिंग यूनिट। एंड 1000 मीटर को अगर हम एक साथ रख देंगे हमें 1 किलोमीटर मिल जाता है। आपने अपने 3rd स्टैंडर्ड से अभी तक बहुत सारी चीजों का मेजरमेंट किया है और आपने जरूर ऑब्जर्व किया होगा एवरी मेजरमेंट कंसिस्ट ऑफ अ नंबर एंड अ यूनिट। तो अगर हम 1 किलोमीटर लिख रहे हैं, इसमें एक नंबर होता है, एक यूनिट होता है। अगर हम 10 मिलीमीटर लिख रहे हैं, इसमें एक नंबर है और एक यूनिट है। सो द फर्स्ट पार्ट इन विच द नंबर इज यूज्ड
ये नंबर ये बताता है कि जो हम चीज़ मेजर कर रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड कितना है, वो कितना लंबा है, कितनी बार रिपीट हुआ है, मल्टीप्लाई हुआ है। और सेकेंड पार्ट जो है वो हमें यूनिट बताता है कि हमने सेंटीमीटर यूज़ किया है, मिलीमीटर यूज़ किया है या फिर किलोमीटर। लेंथ मेजर करने के हमारे पास बहुत अलग अलग तरीके के डिवाइसेस भी हैं। जैसे अगर हमें कुछ छोटा डिस्टेंस मापना होता है, आपके ज्योमेट्री बॉक्स में 15 सेंटीमीटर का स्केल, नहीं तो 30 सेंटीमीटर का स्केल हमारे बैग में रहता है। टेलर्स को थोड़ा ज़्यादा लंबा मापना होता है कपड़ा, क्योंकि वो स्टिच कर रहे होते हैं, तो उसके लिए वो इस तरीके के मेजरिंग टेप का यूज़ करते हैं। शॉपकीपर्स अगर हम जा रहे हैं 2 मीटर 5 मीटर कपड़ा खरीदने के लिए, तो वो मीटर रॉड का यूज़ करते हैं कपड़ा मेजर करके, कट करके हमें बेचने के लिए। और उसी तरह मान लीजिए कोई रूम का लेंथ ब्रेथ मेजर कर रहे हैं तो इस तरीके का टूल का यूज़ करते हैं। सो फॉर डिफरेंट डिस्टेंसेस वी हैव डिफरेंट टूल्स। लेकिन ये सारे डिवाइसेस हम तभी यूज़ कर सकते हैं जब हम जो चीज़ मेजर कर रहे हैं वो एकदम स्ट्रेट हो, कहीं पे भी मुड़ा हुआ ना हो, बेंट ना हो। और जो चीज़ें बेंट हो सकती है, कर्व होती है, उन्हें मेजर करने के लिए हमें स्ट्रिंग का यूज़ करना होता है। टू मेजर द लेंथ ऑफ अ कर्व्ड लाइन वी यूज़ द स्ट्रिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर हेड एक कर्व्ड सरफेस है, इसके मेजर करने के लिए हम मेजरिंग टेप का यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर एक धागे का, स्ट्रिंग का यूज़ करके, जैसे अगर हमें रिस्ट को मेजर करना है तो स्ट्रिंग को गोल घुमा के अपने रिस्ट को पहले माप लो और फिर स्ट्रिंग को ओपन करके हमारे जो स्केल है उसके साइड बाय साइड में रख के मेजर कर लो। हियर ऑल्सो वी आर मेजरिंग द अननोन थिंग विथ अ नोन थिंग, दैट इज आवर स्केल। किसी भी चीज को मेजर करने का भी एक करेक्ट तरीका होता है, जिसे अगर हम यूज नहीं करेंगे तो हमारा मेजरमेंट रॉन्ग आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें जो भी ऑब्जेक्ट को मेजर करना है उसके साथ हम जो भी मेजरिंग डिवाइस रख के मेजर कर रहे हैं वो हमेशा स्ट्रेट रखना होता है। वी हैव टू प्लेस द स्केल स्ट्रेट इन कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट। अगर हम उसे टेढ़ा रख रहे हैं, दैट मीन्स हम स्ट्रेट लाइन में मेजर नहीं कर रहे हैं, तो हमारा जो मेजरमेंट है वो रॉन्ग आ जाता है। दिस इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 इज, जो भी चीज़ हम मेजर कर रहे हैं उसका जो एज है वो एकदम हमारे स्केल के 0 के साथ स्टार्ट होना चाहिए। देन ओनली जब हम दूसरे तरफ एंड में उसका मेजरमेंट नोट डाउन करते हैं तो वो एकदम एग्जैक्ट करेक्ट मेजरमेंट आता है। पॉइंट नंबर 3 इज, कभी कभी हमारा स्केल कोने से टूट जाता है। इन सच अ केस वी कैन यूज एनी फुल मार्क गिवन ऑन आवर स्केल। हम 1 2 3 4 किसी भी फुल मार्क से अपना मेजरमेंट स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे शू बॉक्स को 1 नंबर से स्टार्ट किया हुआ है, लेकिन उस केस में ध्यान ये देना है कि हम रीडिंग जहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं जाके, जैसे यहाँ पे 14.3 मेजरमेंट हम देख सकते हैं, उस नंबर से स्टार्टिंग वाले नंबर को हमें याद रख के माइनस करना होता है। अब डेसिमल के लेफ्ट साइड वाला नंबर ही वंस और टेंस है, इसीलिए हमें डेसिमल के राइट साइड वाला नंबर जो 1/10 का नंबर होता है, या आपने अपने मैथमेटिक्स में पढ़ा है, उसके नीचे हम 1 रख के सब्ट्रैक्ट नहीं करते। तो ये सब्ट्रैक्शन भी हमें अच्छे से आना चाहिए। सो व्हाट आवर मेजरमेंट विल कम, इट विल बी 13.3 सेंटीमीटर। एंड देन द फोर्थ पॉइंट इज, आवर आईज मस्ट बी एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ द पॉइंट वेयर वी आर टेकिंग द मेजरमेंट। अगर हम एग्जैक्टली हमारे मेजरमेंट के ऊपर नहीं देखते हैं तो या तो हम मेजरमेंट से ज़्यादा देख लेंगे या फिर उससे कम देख लेंगे, अगर हम टेढ़ी तरीके से देख रहे हैं तो। सो दीज 4 पॉइंट्स वी नीड टू कीप इन माइंड व्हाइल मेजरिंग। चलिए, मेजरमेंट से रिलेटेड हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली। अब हम ये देखते हैं कि जो सामान हिल रहा है एक जगह से दूसरी जगह, तो हिलने के, मूव करने के कितने अलग अलग तरीके हैं। दैट वी विल स्टडी इन आवर पार्ट 2 वीडियो। वी विल स्टडी व्हाट आर द different types of motions. So stay tuned. We will meet very soon. Till then, thank you very much. Bye bye.